हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुशील एंथोनी और आप देख रहे हैं एंथोनी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आपको मालूम है मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुका है कि ये जो चैनल है, ये चैनल आपके 11th और 12th बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों है, उसकी हम बेटा तैयारी कराते हैं। और नॉट ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड, मगर तैयारी हम कराते हैं आपकी नीट की परीक्षाओं के लिए भी। तो क्लास 11th में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। हम लोग ने 5 किंगडम्स की बात कर रहे थे और हम लोग ने जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, उस पर हम लोगों ने बात करना शुरू किया था। मोनेरा में हम लोगों ने देखा था कि जितने इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए कहा जाता है कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी मरता नहीं। ये ऑर्गेनिज्म इसलिए कभी नहीं मरता है क्योंकि ये एंड स्टेज में आगे फट से क्या कर जाता है, रिप्रोड्यूस कर जाता है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि ये एक सेल से 2 अपने डॉटर सेल बाइनरी फिशन करके बना लेता है। फिर हम लोग ने यहाँ पर ही पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था बैक्टीरिया का। अभी आज आप बोर्ड पे देख रहे होंगे बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, ये हमारा अगला चैप्टर है। थोड़ा सा मैं इसको वो करूँगा, रब करूँगा, इसके बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा वो कर ले रिव्यू। हम लोग ने बैक्टीरियल सेल पढ़ा हुआ था और एक बैक्टीरियल सेल में हम लोगों ने देखा था कि अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों ने देखा था बेटा कि उसकी नेक्स्ट जो कवरिंग होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती थी, ये सेल वॉल होती थी। दिस वॉज सेल वॉल। और आपको मालूम है कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, मगर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। फिर बैक्टीरिया के पास एक और आउटर कवरिंग होती है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। दिस इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग। ठीक है, ये बहुत रैपिडली करेंगे। ये क्या करती, ये किसकी बनी होती थी, ग्लाइकोकैलिक्स की। और अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर का कि इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते थे, सेल एनवलप। तो पहली चीज़ तो ये नीट का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। उसके बाद हम लोग देखते थे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बैक्टीरिया के सेल में नहीं होती थी। यहाँ पर एक ऐसे नंगा पुंगा आपका डीएनए पड़ा होता था। ठीक है, डीएनए जिस जगह पे पड़ा हुआ था क्योंकि ये किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता था, ये ऐसी ओपन पड़ा हुआ होता था सेल के साइटोप्लाज्म में ही। तो जब एक डीएनए जो कि नेकेड पड़ा हुआ है, उस जगह को जहाँ पर पड़ा होता उसे हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियोइड बोलते थे। फिर हम लोग ने यहाँ पर देखा था कि कुछ इनफोल्डिंग थी और ये इनफोल्डिंग जो है इसको हम क्या बोलते थे, मीजोजोम्स बोलते थे। और आपको मालूम है कि मीजोजोम्स रेस्पिरेशन के लिए, मीजोजोम्स रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारी काम आती थी। फिर यहाँ हम लोगों ने देखा था कि कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ पड़ी होती थी। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है बेटा, इंक्लूजन बॉडीज़ जो है वो एक स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है, जिसमें स्टार्च है या कैल्शियम है, कुछ चीज़ को ये क्या करते थे, इंक्लूजन बॉडीज स्टोर करके रखती थी। ठीक है, सो दिस इज द मेन डीएनए, दिस इज द मेन डीएनए, दिस इज द मेन डीएनए व्हेन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय एनी प्रोसीजर आइदर बाय बाइनरी फिशन वट एवर द प्रोसीजर इट यूजेस। तो उसमें क्या करता है, अपने इस मटेरियल से वो क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स को बनाता है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, ये सेल ऑर्गेनेलीज भी सब क्या होती है, डबल होती है, रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेट होता है। रिप्लिकेट मतलब होता है कि एक ओरिजिनल सेल से कार्बन कॉपी को बनने को हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते थे, प्लाज्मिड, याद हो अगर आपको तो। फिर यहाँ पर एक बड़े बड़े प्रोजेक्शन लाइक होते थे जिसे हम बोलते थे फ्लैजेला, हम लोगों ने फ्लैजेला को भी पढ़ लिया था। फिर यहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते थे जिसे हम क्या बोलते थे, पिल्लई और विल्लई। एक्सक्यूज मैं थोड़ा सा सीलिया, सॉरी सॉरी, हाँ पिल्लई तो उसको बोलते हैं, सीलिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे बेटा, सीलिया।
ठीक है, दिस वाज द प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में पाया जाएगा और या तो किसी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। तो प्लाज्मिड जिसमें पाया जाता है तो प्लाज्मिड प्रेजेंस बैक्टीरिया बोल देते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता तो प्लाज्मिड एब्सेंस बैक्टीरिया उसको बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता था। अच्छा, ये प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए, मगर ये जो डीएनए है, ये डीएनए अपने जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ठीक, जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया जब रिप्लिकेट करेगा, अपने एक सेल से दो डॉटर सेल को बनाएगा, तो सभी ऑर्गेनेलिस क्या होंगे? वो डबल होंगे। रिप्लिकेशन मतलब होता कार्बन कॉपी बनना, तो कार्बन कॉपी बनेंगे, डबल होंगे। ये प्लाज्मिड भी डबल होगा, ये प्लाज्मिड भी डबल होगा। प्लाज्मिड मतलब एक मेन सेल से डॉटर सेल के अंदर जाएगा, दैट इज ट्रू, ये तो जाना ही जाना उसको है। लेकिन आगे चल के जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे या बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, हम इसी प्लाज्मिड को बेटा यूज करते हैं अपना डीएनए डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको इंसुलिन बनानी है, ठीक है, ये आपने एक ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या ले लिया? प्लाज्मिड निकाला। आप इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर इस जो ओरिजिनल डीएनए है, इस ओरिजिनल डीएनए में अगर आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने की कोशिश करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि आपको इंसुलिन बनानी है। ठीक है, आपको मालूम है कि पहले इंसुलिन हम लोग कैसे बनाते थे? पोर्केन इंसुलिन, या पोर्क को मार के, पोर्क को मारते थे, उसके पेनक्रियास से हम लोग क्या करते थे? इंसुलिन बनाते थे। तो जिनको डायबिटीज मेलाइटिस होता था उसके लिए हम लोग उसको यूज करते थे। ऐसे इंसुलिन को हम बोलते थे पोर्केन इंसुलिन। फिर हम लोग ये होती है, क्या बोलते हैं, गाय होती हैं, ठीक है, हम लोग कैटल्स को भी मारते थे और कैटल्स को मारकर उसमें हम लोग क्या करते थे? उससे इंसुलिन बनाते थे। तो जो कैटल्स को मार के इंसुलिन बनाते थे उससे हम बोलते थे बोवाइन इंसुलिन। इंसुलिन ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस दो तरीके की है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जिनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है जिनको इंसुलिन की जरूरत होती है। तो फिर ये हुआ कि नहीं, ऐसा अपने को नहीं करना है। तो हम लोग ने बैक्टीरिया को लिया और सपोज मान लो कि इसके अंदर आपने ह्यूमन इंसुलिन के जीन को लिया, ठीक है, और इतना सब प्लाज्मिड को कट किया, मतलब कैंची से नहीं कट होता, ये एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, उससे कटता है। और ये आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या इंसुलिन का जो जीन है उसको आपने क्या कर दिया? इसके अंदर डाल दिया। अब इसको ग्रो कर लो इन विट्रो। इन विट्रो मतलब होता है कि लैब में इसको खूब ग्रो कर लो, इतना ग्रो करो, इतना ग्रो करो कि पूरी इंडस्ट्री बना दो। इंडस्ट्री बना के आपने इंसुलिन को वो किया, बनाया, और यही इंसुलिन क्या हुई? जो पेशेंट्स है उनके काम आने लगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये वही प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड अभी रिप्रोडक्शन के लिए भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं पिल्लई, पॉट ट्यूब। एक्चुअली वो छोटे होते, लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करते तो ये लंबे लंबे हो जाते। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिल्लई। ठीक है, इतनी बातें हम लोग ने करी थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। ठीक है, फिर हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स की जो आखिरी लेयर है उसकी भी हम लोगों ने बात करी थी, जो आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की, कि अगर ये टफ होती है तो इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, और अगर ये सॉफ्ट होती है तो इसे हम लोग स्लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। तो हम लोग ने बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन तक पढ़ दिया था। ठीक है, नहीं न्यूट्रिशन तक, हाँ, न्यूट्रिशन को हम लोग ने हल्का हल्का पढ़ दिया था। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिर हम लोग बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन देखेंगे। हाँ, न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया था। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन वाज फिनिश। नाउ वी विल सी द बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। इसको ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में डालेंगे। बात किया करिए आप लोग प्लीज़, वीडियो को देखते हैं, लाइक तो करते हैं, लेकिन आप लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, मन में डाउट क्वेश्चंस रह जाते हैं और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हों। तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल के पूछ सकते हो। तो बेटा बैक्टीरियल रेस्पिरेशन अब पढ़ना है। ठीक है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन अब हमको पढ़ना है। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। क्या?
इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक, यानी उनका रेस्पिरेशन क्या होता है? एनाएरोबिक। और ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन में ही सरवाइव करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक। एन एक्चुअली ये एरोबिक है, लेकिन एन लग गया मतलब ये एब्सेंट है, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो भी ऐसे बैक्टीरिया क्या कर जाएंगे? सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक है, अगर ये इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पहली चीज तो ये, ठीक है, कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन नॉट सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कुछ सरवाइव कर पाएंगे, कुछ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। अब इस एनएरोबिक में फिर दो डिवीजन है। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, एक तो होता है ऑब्लाइगेटरी एनारोब, एरोब। एक होता है फैकल्टेटिव एरोब। ध्यान देना, मुझे गलत मत समझना, मेरे ऊपर शक की निगाह मत करना। सेम एज इन एरोबिक, ऑब्लाइगेटरी एरोबिक या ऑब्लाइगेटरी एरोब, एंड अनदर वन इज फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये क्लासिफिकेशन क्या है? एक तो मैंने बताया एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, एक बताया एरोबिक जो उसको कि ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ ऑब्लाइगेटरी का वर्ड क्या है? ऑब्लाइगेटरी का वर्ड, ऑब्लाइगेटरी मतलब होता है कि ये इनकी जरूरत है, या कह लो ये उनकी मजबूरी है। यानी कि अगर ऑब्लाइगेटरी एनारोब जो बैक्टीरियाज है, अगर आप उनको ऑक्सीजन दे देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख दें विल डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे तो एनारोबिक बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर जाते हैं। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है कि अगर ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करेंगे, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन डाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? इनकी डेथ हो जाएगी ऑब्लाइगेटरी एनारोब्स की। लेकिन जो फैकल्टेटिव है ये मजबूरी है। एनारोबिक में जो ऑब्लाइगेटरी एनारोबिक है ये उनकी मजबूरी है कि ये बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन उसी एनारोबिक में जो फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ये फैकल्टेटिव एरोब्स ऐसे तो ये क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलना चाहिए, जनरली रिक्वायर नो ऑक्सीजन। भाई जैसे ये वाला है जनरली रिक्वायर नो ऑक्सीजन, बट इन प्रेजेंस अगर ऑक्सीजन मिल भी गई इनको, कैन सर्वाइव, तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो अगर ऐसे तो जनरली इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल भी गई तो ये क्या कर देंगे? सर्वाइव कर जाएंगे। तो एनाएरोबिक की कैटेगरी में ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो सर्वाइव भी कर जाएंगे, ऐसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव एरोब। ध्यान रहे, नीट का क्वेश्चन है। अब एरोबिक आ जाओ। ऑब्लाइगेटरी मैंने बताया मजबूरी है, इनकी जरूरत है, यानी सर्वाइव इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करते हैं, यानी कि अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये मर जाएंगे। ठीक है, और सेम उल्टा ऐसे फैकल्टेटिव एनारोब है कि क्या है, जनरली इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जनरली दे रिक्वायर ऑक्सीजन, बट इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या कर जाएंगे? सर्वाइव
कर जाएंगे। तो कैटेगरीज ध्यान रखिएगा, एक एनारोबिक है, एनारोबिक में दो है, ऑब्लिगेटरी एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब। एरोबिक में फिर दो है, ऑब्लिगेटरी एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव मतलब क्या है कि ये मस्त है, ऑक्सीजन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ठीक है। सो shall we go further? I think I am very clear. Now we will go for bacterial reproduction. अब बैक्टीरियल रिप्रोड्यूस कैसे करता है ना, आपने सिर्फ बाइनरी फिशन पढ़ा है, बट चलो नाउ वी विल गो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। जल्दी जल्दी चलेंगे, आज हमको मोनेरा खत्म करना है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, बेटा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। एक आप लोग जानते हैं, वन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, ठीक है, वन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एंडोस्पोर, ये क्या बला है, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेंसी, जिसको अभी हम लोगों ने प्लाज्मिड पढ़ा था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट। Binary fission, you much better know that there is a one bacteria which is having a circular DNA. This is very planned. ये planned था, हमने बताया था आपको, और ये क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। डॉटर सेल्स में डिवाइड होते समय ये अपने जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज है उन सबको ये क्या कर देता है, डबल करता है। दिस इज द रिप्लिकेशन, दिस इज द रिप्लिकेशन, इट मीन्स कार्बन कॉपी ऑफ दिस ओरिजिनल सेल। ये कार्बन कॉपी है, यानी कि मेन सेल तो यही था, इससे कार्बन कॉपी बनी, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। डॉटर सेल में बदल गया। अब आप कहेंगे सन सेल क्यों नहीं होता, व्हाई दिस इज कॉल्ड डॉटर सेल। डॉटर सेल इसलिए भैया क्योंकि जो महिलाएं हैं वही तो जनरेशन को आगे बढ़ाती है, हम आप थोड़े बेबी को पैदा करते, फीमेल से तो बेबी को पैदा करते, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। इज दैट क्लियर? दिस इज अ वेरी सिंपल बाइनरी फिशन। नाउ एंडोस्पोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पोर, एंडोस्पोर क्या होता है बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे अभी हमने बाइनरी फिशन पढ़ा था, ये बैक्टीरिया अपने आप में रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करके ये क्या कर जाता है, 2 कॉपी बना लेता है। लेकिन यहां पर ही इस एंडोस्पोर फॉर्मेशन में ये जो बैक्टीरिया होता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करके, अपने जेनेटिक मटेरियल को सेव करके क्या कर लेता है अपने अंदर ही, सॉरी मैंने इसको डबल बना दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भी होता है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है, उसको बना लेता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक बहुत ही मजबूत कवरिंग को क्या कर लेता है अपने शरीर के अंदर अंदर ही, उससे इस कवरिंग के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेता है, ये छुपा लेता है या बचा लेता है। एंड दिस, एक सेकेंड, चलो, एंड दिस जेनेटिक मटेरियल, इसको बना लिया, इसके चारों ओर एक टफ कवरिंग बना ली, और इसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। आई विल रिपीट अगेन, बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है, डबल कर लेने के बाद ये क्या करता है, इसमें अपने जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर एक टफ कवरिंग बना लेता है, उस टफ कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। यानी इस बैक्टीरिया पे अब कभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई मुसीबत आएगी, और अगर ये बैक्टीरिया इनकेस मरता है तो इस टफ कवरिंग को आप नहीं मार सकते, एंड दिस एंडोस्पोर कैन लिव फॉर मैनी एंड मैनी ईयर्स। दिस एंडोस्पोर कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स। एक सेकेंड बेटा, मुझे 1 सेकेंड का टाइम देना। ओके, फाइन फाइन फाइन। मेरे यहाँ थोड़ा सा लाइट की बेटा बहुत प्रॉब्लम है, और अपने को लाइट बचा के चलना चाहिए, एनर्जी बचाना चाहिए, चाहे वो लाइट हो चाहे पानी हो। हमारे घर में सभी लोग बचाते हैं,
तो नीचे से आके बोला गया कि भैया हमने अपना फ़ैन बंद कर दिया, आप अपना फ़ैन चालू कर लो। ठीक है, तो मैंने अपना फ़ैन चालू कर लिया। ओके, विल गो। ये प्रॉब्लम तो लगी रहती। नाउ दिस व्हाट आई सेड, बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करके अपने इस मटेरियल के चारों ओर एक टफ कवरिंग बना लेता है, और इसी टफ कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, मेडिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं, आपको आपकी बुक पे शायद ना मिले। तो एंडोस्पोर इसने बना लिया। यानी कि अगर हम इसको अगर मारते हैं, सपोज ये बैक्टीरिया किसी तरीके से मर भी जाता है, तो इसके इस एंडोस्पोर को हमको मारना बड़ा मुश्किल होता है। आगे चल के ये एंडोस्पोर फिर से एक न्यू बैक्टीरिया में क्या हो जाता है? जन्म ले लेता है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये एंडोस्पोर कई साल सर्वाइव हो सकता है, ध्यान रहे इसको, ये टेक्निक है। इसीलिए जब हम लोग सर्जरी के समय, जब हम लोग सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी के समय में वहाँ पर हम लोग जिस भी सामान को बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, उसको हम लोग पहले ऑटोक्लेव करते हैं। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे जब आर्च बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में, कि जो आर्च बैक्टीरिया वो ऐसा बैक्टीरिया है जो 121 डिग्री पर भी वो हो जाता, सर्वाइव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने चारों ओर एंडोस्पोर बना लेते हैं। ठीक, लेकिन जब हम उस मशीन को यूज़ करते हैं अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करने के लिए, तो वो इस स्पोर्स को तोड़ सकता है। ठीक है, खैर वो तो क्योंकि वो स्टीम से होता है, वो भी अंडर प्रेशर स्टीम से होता है, उतनी डिटेल जाने की जरूरत अपने को नहीं है। ओके, समझ गए? तो सेकेंड टेक्निक इज एंडोस्पोर। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेंसी। मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया था बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेंसी क्या होती है? पहली चीज तो बैक्टीरिया के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि बैक्टीरिया अपने नेचर में अपने आसपास पड़े हुए किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये उसकी एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब वो चाहे दूसरा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ भी होता है वो उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, इसको हम रिप्रोडक्शन की निगाह से देख रहे हैं। ठीक है, आप इसको न्यूट्रिशन की निगाह से नहीं देखना है। नाउ दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेंसी कैन ऑकर बाय लक, ठीक है, या फिर प्लान। देखो, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वन इज ट्रांसडक्शन एंड वन इज कॉन्जुगेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंसी। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? दिस इज बाय लक। क्या? ये एक बैक्टीरिया है, ठीक, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया ने इस वाले बैक्टीरिया को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लेने के बाद इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक मटेरियल में क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंसी का मतलब होता है कि जो जीन्स होते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड, डीएनए क्या होता है? हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, और जिस वक्त वो रिप्लिकेट होता है, रिप्लिकेशन मतलब अपनी ओरिजिनल कॉपी से जब वो फोटोकॉपी बनाता है, तो कुछ मटेरियल क्या होता है? इस डीएनए का इसमें चला जाएगा, कुछ होता है इसका इसमें चला जाएगा। अब चूंकि ये तो इंजेस्ट हो गया, इस बैक्टीरिया ने, मान लो बैक्टीरिया ए है, बैक्टीरिया बी को इसने क्या कर लिया? इंजेस्ट कर लिया। इंजेस्ट करने के बाद इसके सारी चीज़ों को तो ये खाएगा ही खाएगा, लेकिन ये जो बच जाता है इसका डीएनए, ये डीएनए के कुछ पार्ट इस पार्ट के अंदर क्या हो जाते हैं? कॉपी हो जाते हैं। कॉपी तो नहीं कहना चाहिए, इस पार्ट के अंदर क्या हो जाता है? चले जाता है। आप नहीं समझ रहे मेरा। दिस इज अ डीएनए ऑफ वन से बनाता हूँ, ठीक है, और इसने एक बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया जिसका डीएनए मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये है। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन में क्या होती है? इसका कुछ डीएनए का पार्ट कट के इसके अंदर चला गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? हो सकता है कि इसका भी कुछ इसमें चला जाए, लेकिन चूंकि ये तो इंजेस्टेड हो चुका है, इसलिए अब ये तो बाहर आएगा नहीं। जो कुछ चेंजेस होना है इसी के अंदर होना है। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ड्यू टू accidentally when a one bacteria ingested another bacteria, so the genetic material has been transformed. That is by luck. That is by luck. That is called genetic recombinancy. That is called genetic recombinancy. You got the point? ठीक है, you got the point.
ठीक। नाउ सेकेंड चीज इज ट्रांसडक्शन। दिस इज क्लियर, आई होप सो। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, आई नीड सम स्पेस, इसको मैं मिटाता हूँ, ये दो नाम हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख ही लिया, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है, एक तरीका तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन कि उसने एक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, उसका जेनेटिक मेकअप उसके अंदर चला गया। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसडक्शन ना, जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस का ही सेकंड एग्जांपल है एक, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, ध्यान से सुनेंगे सब आएगा। एक वायरस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अरे यार मैं उसका डायग्राम भूल गया हूँ, ठीक है। दिस इज अ बैक्टीरियोफाज, दिस इज अ वायरस। हमने वायरस के लिए बताया था जब तक बॉडी के बाहर है तब तक तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसे हम क्या, वो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। इसलिए बैक्टीरिया को हम लिविंग और नॉन लिविंग से कि अलग उसमें कैटेगरी में रखते हैं, मतलब एक बॉर्डर लाइन पर रखते हैं। तो बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस, ठीक है। सपोज दिस बैक्टीरियोफाज, दिस इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सब अपना जेनेटिक मेकअप है, इसका अपना प्लाज्मिड सब कुछ है। एक बैक्टीरियोफाज वायरस ने क्या किया, इसको आके इंजेक्ट किया। इंजेक्ट मतलब क्या किया, इसने आके इस, देखो वायरस अपने जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसको किसी ना किसी सेल में जाके करता है, तो उसको ये बैक्टीरियल सेल मिला। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। जब इसने इस पे अटैक किया तो इसने अपने डीएनए को क्या किया, बैक्टीरिया, देखो वायरस जो है दैट इज उसका जेनेटिक मटेरियल मे बी डीएनए एंड मे बी आरएनए, ठीक है। अगर डीएनए है तो ये जाके दूसरे सेल के डीएनए के साथ अटैच होगा, अगर आरएनए है तो ये दूसरे के सेल के डीएनए के पास तो जाएगा, लेकिन इस आरएनए को अगर हम किसी डीएनए के अंदर डाल देते हैं बेटा तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो ये आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, तब जाके इसके सेल पे लगता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे बोलते हैं कि एक आरएनए डीएनए में जाके लगता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से डीएनए के बनने को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो किसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल यदि आरएनए है और वो अगर किसी दूसरे सेल के अंदर घुस रहा है तो इस आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। वो हो जाता है क्योंकि वायरस अपनी मशीनरी यूज कर लेता है एंजाइम्स के थ्रू, तो यहाँ पर ये डीएनए बना देगा, उसके बाद ये आरएनए बनाएगा, उसके बाद ये अपने बच्चों की कॉपी बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, डीएनए। तो कोई टेंशन नहीं, तो सब कुछ ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर डीएनए डाला, वो डीएनए आके इसके में आके लग गया। अब ये बैक्टीरिया का मशीनरी को यूज कर रहा है। नाउ यू इमेजिन, थोड़ा सा आपको वो होना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये एक बैक्टीरियल डीएनए था, इस पे आके ये एक वायरल डीएनए लग गया। अब ये वायरस क्या करेगा, अपने प्रोगनी को बनाएगा, यानी अपने बेबी आरएनएस को, सॉरी बेबी बैक्टीरियोफाज को बनाएगा, बेबी बैक्टीरियोफाज को बनाएगा। बेबी क्या ढेर सारे कॉपीज या अपनी बेबी बैक्टीरियोफाज को यहाँ पर क्या कर लेगा, बना लेगा, छोटी 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 छोटी, ये सब बेबी बैक्टीरियोफाज है। और ये सब सेल से क्या हो जाएंगी, बाहर निकल आएंगी। इतना तो क्लियर है। जब ये बाहर निकल आएंगे बेटा तो ये एक बैक्टीरियोफाज जिसका जो जेनेटिक मेकअप जो डीएनए था, ये कुछ कुछ अपने साथ बैक्टीरियल भी डीएनए के पार्ट को ले आएंगे। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंसी। रिकॉम्बिनेंसी मतलब होता है कि किसी एक डीएनए में हम किसी दूसरे का डीएनए डाल दें। बेटा बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे, जो मैं प्लाज्मिड का आपको एग्जांपल दे रहा था, प्लाज्मिड का एग्जांपल हम लोग यही करते हैं कि ये सर्कुलर डीएनए है, इसको जो ना काट दो, इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, तुम डाल दो, बना लो इंसुलिन। ये बैक्टीरिया भी मिलेगा और किसी भी नहीं मिलेगा, प्लाज्मिड और कहीं नहीं मिलेगा। प्लाज्मिड इज ओनली फाउंड इन द बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया हैव द प्लाज्मिड बट सम बैक्टीरिया डजंट हैव द प्लाज्मिड आल्सो। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर कुछ जो ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए आया था, इसने इस वायरस क्या बोलते हैं बैक्टीरिया के डीएनए पे
मशीनरी यूज करके इसने अपने बेबी बैक्टीरियोफाज तो बना लिए। अब इन बेबी बैक्टीरियोफाज के पास भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और ये डीएनए के पास अब कुछ कुछ बैक्टीरियल डीएनए भी आ गया। अब ये बैक्टीरियोफाज सपोज मान लीजिए किसी दूसरे बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, किसी दूसरे बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये अपना डीएनए है, इसने अपना फिर डाल दिया झम से। इसके पास इस बैक्टीरियोफाज के जो डीएनए है, इसके पास कुछ कुछ पहले बैक्टीरिया का डीएनए था, तो ये आके इसके साथ जुड़ सकता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन बाय लक। इंजेस्ट किया, अगले का डीएनए ले लिया, यहां पर ही दूसरे ने ला के उसको दे दिया। भाई बैक्टीरिया और वायरस मेट तो कर नहीं रहे, अगर बैक्टीरिया और वायरस मेट करेंगे तो बनेंगे क्या? ये तो वायरस तो खैर मेट ही नहीं करता। बैक्टीरिया अगर खैर बैक्टीरिया मेट नहीं करता, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होते इनके बीच में, तो ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस कर जाते आगे कहीं से। वेरी नाइस। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन यू प्लीज आस्क इन द कमेंट्स, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कॉन्जुगेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा कि हम देख रहे थे कि एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया ये है, ठीक। दिस इज मान लो ए बैक्टीरिया, दिस इज बी बैक्टीरिया। हम लोगों ने अभी एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसे हम क्या बोलते हैं, पिल्लई। जिसे हम क्या बोलते थे, ये पिल्लई था। अरे यार, दिस वॉज अ पिल्लई। इसका भी अपना पिल्लई थोड़ा दूर बनाते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप रिवाइज करना जाके प्लीज। दीज आर द डिस्कशन नॉट फॉर योर बोर्ड, नॉट ओनली फॉर बोर्ड बट फॉर नीट ऑल्सो। तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था पिल्लई, ठीक है। इसके पास भी तो होगा पिल्लई। ये बी बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके पास अपना प्लाज्मिड है, इसके पास भी अपना प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। ये पिल्लई क्या होता है बेटा, इलोंगेट होता है। नो दिस पिल्लई इलोंगेट, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, चलो। ये इलोंगेट होता है, इलोंगेट होता है, इलोंगेट होता है, और इस प्लाज्मिड के पास आके ये जुड़ जाता है। दिस इज अ पिल्लई। और ये जो पिल्लई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम बैक्टीरिया ए टू बैक्टीरिया बी के प्लाज्मिड में क्या कर देता है कि ट्रांसफर कर देता है थ्रू द पिल्लई। मेरा कंप्यूटराइज बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको बैक करके दिखाता। आपने अगर बनाया है अपने सामने कॉपी में तो आप उसे देख सकते हैं। जेनेटिक मेकअप जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पिल्लई बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। मतलब ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया वहाँ है बैक्टीरिया वहाँ है, ऐसा भी नहीं है। बैक्टीरिया तो आप अपने अगर इस हाथ में से अगर सैंपल लेंगे तो इसे भी कितना आपको स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पिल्लई क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और बैक्टीरिया ए बैक्टीरिया बी में अपने इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पिल्लई, इसके थ्रू अपने जेनेटिक मटेरियल को डाल देता है। इज दैट क्लियर? टेल मी, इज दैट क्लियर? चलो अब हम लोग बहुत स्पीड से खत्म करेंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग मोनेरा पे फिर से आते हैं। 10 मिनट्स में हमें इसको खत्म करना है, विच विल बी नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ हम लोग बात कर रहे थे किंगडम मोनेरा की। बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया, मोनेरा में टोटल बैक्टीरिया आते हैं, दुनिया के जितने बैक्टीरिया भाई साहब है सब किसमें आएंगे, मोनेरा में। मोनेरा को हम लोगों ने 3 क्लासिफिकेशन में बांट रखा है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अब आपने बैक्टीरिया की कहानी को समझ लिया है, ठीक। 1 इज आर्च बैक्टीरिया, आपकी किताब में 2 का डिस्कशन दिया हुआ है, तीसरे के बेचारे को बहुत कम डिस्कशन दिया, जबकि सबसे डेंजरस वही है आर्च बैक्टीरिया। 1 इज यू बैक्टीरिया एंड 1 इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये मैंने तीसरे को इस तरीके से टेबल में डाल दिया है, ठीक है। तुम्हारी किताब में उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन अब जब इसके विषय में बताऊंगा तब तुम समझोगे।
आर्चे बैक्टीरिया ये तो बहुत डेंजरस आदमी है, ठीक है तो बैक्टीरिया ही ये आर्चे बैक्टीरिया, ठीक है। और ये ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया है बेटा कि जिसको कि आप अगर हाई सैलिनिटी, ठीक, बहुत हाई सैलिनिटी, यानी कि ऐसे मरीन वाटर में भी सैलिनिटी जहां पर नमक बहुत ज़्यादा होता है ना, डेड सी वगैरह भी आप देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मेटल से सॉल्ट है, सॉल्ट वहाँ पाया जाता है। हम आप तो क्या छोड़िए, वहाँ पर जो मरीन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन ये आर्च बैक्टीरिया क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है हाई सैलिनिटी में। हाई सैलिनिटी में सर्वाइव करने को हम बोलते हैं हैलोफाइल्स। आपकी किताब में दिया है, कोई नया चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, यू नो इन योर बुक इट इज रिटन देयर, ठीक है। तो ये आर्च बैक्टीरिया हाई सैलिनिटी में क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। मैंने बताया था कई सारे ऐसे बैक्टीरिया। हाई टेम्परेचर, थर्मल विंग्स उसको बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स या थर्मल स्प्रिंग्स। आपकी किताब में हॉट स्प्रिंग्स दिया, हॉट स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। देख लीजिए कितने डेंजरस है ये आर्च बैक्टीरिया, हमारी किताब में दिया है, ठीक है। यानी कि ये 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। सोच लीजिए, हमारे आपके तो हाथ पांव जल जाएंगे मगर ये सर्वाइव कर जाएंगे। कौन, आर्च बैक्टीरिया, ठीक। ये नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे थर्मल स्प्रिंग्स पे भी, ठीक है। और तीसरे क्या बेटा, मिथेनोजेंस, मार्शी एरिया में मिथेनोजेंस, जहाँ बहुत गंदगी रहती है ना, मार्शी एरियाज, इनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं ये मोस्टली किस में रहते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स में, कैटल्स में। रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक में रहते हैं। रूमिनेंट मतलब होता है बेटा ऐसे एनिमल्स जो देखते हैं ना आप कि उसको इंजेक्शन से, उसको इंजेस्ट तो कर लेते हैं और इंजेस्ट करने के बाद आप उसको देखते हैं गाय ऐसे 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 करके चबाती रहती है ना, मुंह में उसका झाग बनता रहता है, ठीक है। यानी पहले वो लोग इंजेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको ड्रॉबैक करके उसको क्या करते हैं और उसको मुंह के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर ये आर्च बैक्टीरिया रहते हैं। और आर्च बैक्टीरिया जब उसके अंदर रहते हैं तो ये जो काव डंग होता है ना, जो जानवरों का डंग होता है, गोबर जो होता है, उस काव डंग के अंदर ये आर्च बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। और ये आर्च बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। बायोगैस बेटा इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बायोगैस बनाने के भी काम आती है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके, नाउ विल गो फॉर यू बैक्टीरिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यू बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया इज ओवर। यू बैक्टीरिया मतलब बाबा सबसे बड़ा ग्रुप है विच इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सबसे बड़ा ग्रुप यू बैक्टीरिया में आता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा जो 50% क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। समझ गया, 50 में तो प्लांट भी नहीं कर पाते जितना एल्गी कर लेता है। बट एल्गी क्या, इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया की सबसे बड़ी कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया जिसे हमें पढ़ना है उसमें आती है ब्लू ग्रीन एल्गी। इस ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें 3 एग्जाम्पल पढ़ना है। वन इज नॉस्टॉक, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर योर नीट एंड फॉर योर बोर्ड ऑल्सो। नॉस्टॉक, एनाबीना, एना की स्पेलिंग में देख लो, मैं तो एक एन है, और ऑसिलेटेरिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, अभी हम लोग क्लास को यहाँ एंड करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में
आपके लिए इसको फिर से रिवीजन करूंगा। यू बैक्टीरिया से अपने को पढ़ना है, क्योंकि ये यू बैक्टीरिया, चूंकि दीज आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स में ये पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है, बताया था मैंने आपको। पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे सेल के अंदर जाके घुस के ये बैक्टीरिया रहते हैं होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो अब ये बैक्टीरिया अपने लिए कैसे भोजन बनाएंगे, क्योंकि यू बैक्टीरियाज आर द हाईली फोटोसिंथेटिक, और आपको मालूम है कि यही एक ऐसा बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बैक्टीरियाज, ये नाइट्रोजन को, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है ना, इस N2 को, ठीक, यानी एक नाइट्रस के बीच में 3 बॉन्ड होने पे इस N2 को इस पृथ्वी पर कोई माइकलाल इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। ये जो कार्बन बॉन्डिंग लगी हुई है 2 नाइट्रोजन के बीच में, इसको कोई माइकलाल नहीं तोड़ सकता। इसीलिए हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। इवन प्लांट ऑल्सो कैनॉट यूज। सो हाउ दे आर यूज्ड? बिकॉज दीज बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दे ब्रेक दीज बॉन्ड्स इनटू अमोनिया, and these ammonia are absorbed by the plants. प्लांट्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता, फिर हम उसी अमोनिया को यूज करते हैं एज अ नाइट्रोजन के रूप में। फिर हम जब स्टूल पास कर देते हैं, या मान लीजिए जंगल का कोई जानवर मर जाता है, मरने के बाद कोई चीज खराब नहीं होती, नो दिस विल अगेन गो इनटू द मड, जो जमीन जहाँ जानवर मरा पड़ा है, और वो फिर वो क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, और फिर से वही रिक्वेस्ट है, आपको कंटेंट पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत कोचिंग्स को नहीं ले पाते, बड़े बड़े पैसों को खर्च करके। खैर आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बटन दबाओ और आपके पास कई सारे टीचर सामने खड़े हो जाते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को एंथोरे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।